हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा विद एसके में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम सेकेंड प्रैक्टिस सेट है उसको हम बारी बारी से डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमारा टेस्ट सीरीज नंबर 4 है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पे? 2024 में फ्रांस में आयोजित किया जाएगा, जबकि सऊदी अरब जो है वो 2034 में इसकी मेजबानी करेगा। प्रश्न नंबर और 2030 में जो है ये कतर इसकी मेजबानी करेगा। प्रश्न नंबर 2, अक्टूबर 2023 में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को फैराडे पदक से सम्मानित किया गया? तो ये कौन से है वैज्ञानिक? तो इनका नाम है आरोग्य स्वामी पॉलराज। आरोग्य स्वामी पॉलराज। भारत ने हाल ही में, प्रश्न नंबर 3, भारत ने हाल ही में दिसंबर 2023 में किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंध के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया? तो ये कौन है? तो ये है आपको कोरिया गणराज्य। कोरिया गणराज्य, कोरिया गणराज्य का मतलब दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया। प्रश्न नंबर 4, सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो सार्क के सदस्य देशों की संख्या आपको है 8। सार्क देश में कौन कौन से इसकी मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में है। और स्थापना कब हुआ था? तो 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके सदस्य देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान सदस्य हैं। प्रश्न नंबर 5, किस राज्य ने 1994 के बाद पहली बार जीतकर पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त करके राजा बलिंद्र ट्रॉफी मेमोरियल राष्ट्रीय खेल अवार्ड राष्ट्रीय खेल अवार्ड प्राप्त किए हैं? यानी तो ये कौन है? तो ये है आपको महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 6, डुरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? तो डुरंड रेखा जो है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान को विभाजित करती है। फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? तो ये है आपको चीन में। फॉरबिडन सिटी किसको बोलते हैं? देखिए, जो लहासा वाला क्षेत्र है उसी को फॉरबिडन सिटी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 8, त्रिवेंद्रम में स्थित है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये मुख्यतः जो है ये रॉकेट छोड़ने के लिए प्रणोदकों का अनुसंधान से संबंधित है। प्रश्न नंबर 9, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? कौन सा? तो व्यास सम्मान। प्रश्न नंबर 9, इसका आंसर हो जाएगा ए। 8 का आंसर हो जाएगा आपको ए। इसका हो जाएगा डी, सी, चीन। 9 का आंसर हो जाएगा आपको सी। किसमें? साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए व्यास सम्मान दिया जाता है। व्यास सम्मान जो है कौन देता है? तो के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। कब से? 1991 से। और 2023 में इसके सम्मान किसको सम्मानित किया गया? तो पुष्पा भारती को दिया गया। प्रश्न नंबर 10, मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो मान बुकर पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी वो 1969 में हुई थी। 1969 में हुई थी। प्रश्न नंबर 11, नवंबर 2023 में जारी वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान जो है वो है 8वां है। भारत का सूचकांक जो है 8वां है। प्रश्न नंबर 12,
पोर्टो नोवा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? पोर्टो नोवा किस देश की राजधानी है? तो ये बेनिन की राजधानी है। बेनिन की राजधानी है पोर्टो नोवा। पोर्टो नोवा बेनिन की राजधानी है। अब देखिए लाइबेरिया जो है, लाइबेरिया की राजधानी कहाँ पड़ेगी? तो लाइबेरिया की राजधानी जो होगा, इस लाइबेरिया की राजधानी ये होगा मोनोरोबिया। मोनोरोबिया। प्रश्न नंबर 13 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखे जाने वाली हिंदी को अंग्रेजी के साथ आधिकारिक भाषा के रूप में माना गया है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343। भारतीय संविधान का जो है भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा के विषय में वर्णन किया गया है। और आपको बता दें कि मतलब मुंशी और अयंगर जो है उनके फॉर्मूले के अंतर्गत जो है 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को राजभाषा का संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। इसीलिए हम लोग 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। प्रश्न नंबर 14, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हाउ इकोनॉमिक्स एवेंडन द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं मेघनाथ देसाई। मेघनाथ देसाई। मेघनाथ देसाई। अब ये मिलान करने वाली है, तो इसका मिलान कीजिए आप कि ICAR केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? तो एक का होगा, एक का होगा एक, एक का होगा एक, एक का होगा एक, यानी आंसर इसका होगा सी। 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, ये सही है। प्रश्न नंबर 16, इसका मैथ है तो आप आंसर ही मिला सकते हैं कि इसका आंसर होगा सी। 17 का आंसर होगा सी। 17 का आंसर होगा सी। 18 का आंसर होगा 18 का आंसर होगा सी। 19 का आंसर होगा सी। 20 का आंसर होगा डी। 21 का आंसर हो जाएगा सी। 22 का आंसर होगा ए। 23 का आंसर होगा ए। 24 का आंसर होगा बी। 25 का आंसर होगा सी। 26 का आंसर हो जाएगा आपको ए। 27 का आंसर हो जाएगा बी। 28 का आंसर हो जाएगा सी। 29 का आंसर हो जाएगा आपको बी। 30 का आंसर हो जाएगा ए। 31 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय जनगणना में भारत डैश के भीतर समूहों की पहचान नहीं की जाती। किस समूह की पहचान नहीं की जाती है? तो निर्जातियों की समूहों की गणना नहीं की जाती है। प्रश्न नंबर 32, द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक कौन थे? द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक कौन थे? तो ये थे आपको W.A. फेयर सर्विस। W.A. फेयर सर्विस। W.A. फेयर सर्विस। प्रश्न नंबर 33, जो यहाँ है वह अन्यत्र भी है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, या निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो ये कहा गया है आपको महाभारत में। महाभारत में कहा गया है। महाभारत में कहा गया है। प्रश्न नंबर 34, निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में कहा गया। और इस
अध्यादेश की जो समय सीमा थी वो 6 महीना ही थी, 6 महीना के लिए ही वैध थी। प्रश्न नंबर 35, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? तो उस सर्प का नाम क्या था? तो उस सर्प का नाम था वासुकी, उसका नाम था वासुकी। प्रश्न नंबर 36, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी संबंधित है। पहले तो गिरिजा देवी कौन है? तो ठुमरी गायिका है। उनका संबंध किस घराना से है? तो उनका संबंध जो है वो है बनारस घराना से संबंधित है, बनारस घराना से संबंध है। प्रश्न नंबर 37, राजस्थान में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है। एक जनजाति में यह प्रथा अधिक लोकप्रिय है, उस जनजाति का नाम बताइए, यानी कौन सी जनजाति है? तो उस जनजाति का नाम है आपको भील, भील जनजाति है। आंसर बी होगा इसका। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है? कौन मृत ज्वालामुखी है ये बताइए आप। तो ये माउंट पोपा जो है ये मृत ज्वालामुखी है, माउंट पोपा मृत ज्वालामुखी है, जबकि माउंट फ्यूजियामा, माउंट एटना, स्ट्रोम्बोली ये सभी जागृत ज्वालामुखी हैं। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित जैवमंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? इनमें से कौन सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपको कंचनजंगा, कंचनजंगा, कंचनजंगा सबसे ऊंचाई पर स्थित है, आरक्षित जैवमंडल है कंचनजंगा, जो कहाँ है? सिक्किम में है, सिक्किम में है, सिक्किम में। प्रश्न नंबर 40, किसी देश की मुद्रा के अवमूल्यन की सलाह दी जाती है तब उस देश के निर्यातों को सामना करना पड़ता है। देखिए, किसी देश की मुद्रा अगर अवमूल्यन की जाती है तो क्या क्या होता है? तो क्या होता है कि उस देश के निर्यातों को विदेशी बाजारों में लोचदार मांग का सामना करना पड़ता है, लोचदार मांग का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी, बी, बी। अब देखिए और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कि घरेलू मांग में तेजी आ सकती है, अवमूल्यन के दौरान निर्यात सस्ता और विदेशी खरीदार अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं, और अवमूल्यन से क्या होगा कि निर्यात क्षेत्र में रोजगार सृजन हो सकता है। भारत में पहली बार अवमूल्यन कब किया गया था? तो 1949 में किया गया था। दूसरी बार कब किया गया था? तो 1966 में, और तीसरी बार 1991 में। अभी तक मात्र 3 बार ही अवमूल्यन किया गया है। प्रश्न 41, राष्ट्रपति द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है? देखिए, हर 5 वर्ष में, हर 5 वर्ष की समाप्ति के पश्चात आर्टिकल 280 के तहत राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि वित्त आयोग का गठन करे। और वित्त आयोग क्या है? एक अर्धन्यायिक संस्था है, अर्धन्यायिक संवैधानिक निकाय है, और इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रश्न नंबर 42, ये कथन है कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है जवाहरलाल नेहरू का। ये कब दिए थे इन्होंने ये भाषण? तो जब ये लखनऊ में 1936 में कांग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे, तब अध्यक्षीय भाषण में इन्होंने ये बोला था। प्रश्न नंबर 43, नील आयोग यानी इंडिगो कमीशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो इंडिगो आयोग के अध्यक्ष जो थे वो थे W.S. सीटनकार, W.S. सीटनकार थे। नील आयोग का गठन कब हुआ था? 1860 में, 1860 में। प्रश्न नंबर 44, निम्न में से किसका सुमेल नहीं है, यानी कौन सुमेलित नहीं है? तो आपको आंसर बता दे रहे हैं कि ये जो डी है 1930 में असहयोग आंदोलन नहीं, असहयोग आंदोलन 1920 में, वो तो सविनय अवज्ञा आंदोलन था 1930 में, ये असहयोग आंदोलन था 1920 में। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार आया था, बिल्कुल सही है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, 1885 में कांग्रेस का स्थापना, बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 45, प्रश्न नंबर 45 का आपको आंसर हो जाएगा सी,
सी यानी ए बसंत ऋतु। बसंत ऋतु कब आता है? तो चैत वैशाख में आता है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु चैत वैशाख में आता है। ग्रीष्म ऋतु कब आता है? तो ग्रीष्म ऋतु जेठ और आषाढ़ जेठ और आषाढ़ में आता है ग्रीष्म ऋतु। जेठ और आषाढ़ में होता है ग्रीष्म ऋतु। वर्षा ऋतु कब होता है? वर्षा ऋतु कब होता है? तो वर्षा ऋतु होता है आपको ये सावन और भाद्र के महीना में, और शरद ऋतु होता है आश्विन और कार्तिक में। प्रश्न नंबर 46 का आंसर आप लिख लीजिए। इसका आंसर होगा बी, ऑप्शन बी। इसका ऑप्शन बी होगा। 47 का आंसर हो जाएगा डी। 47 का डी। 48 का हो जाएगा आपको डी। 48 का डी। 49 का होगा डी। 50 का होगा ए। 51 का हो जाएगा आपको ए। 52 का होगा सी। 52 का होगा सी। 53 का होगा बी। 54 का हो जाएगा सी। 54 का होगा सी। 55 का होगा ए। 56 का होगा ए। 57 का होगा आपको सी। 58 का होगा ए। प्रश्न नंबर 59 का हो जाएगा आपको डी। 60 का होगा बी। प्रश्न नंबर 61 पूछ रहा है कि भारत में दिवाला और शोधन अक्षमता अधीन संहिता जो आया था 2016 में, इसके अनुसार कंपनियों को दिवाला समाधान की प्रक्रिया कितने दिनों के भीतर पूरी करनी होगी? कितने दिनों के भीतर पूरी करनी होगी? तो इनको 180 दिनों के भीतर ये प्रक्रिया पूरी करनी होगी। प्रश्न नंबर 62, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति किए जाने हेतु अहर्त होने यानी क्वालिफिकेशन होने के लिए किसी व्यक्ति को कितने समय तक उच्चतम न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सेवाएं प्रदान करनी चाहिए? तो कितने दिन तक? तो मिनिमम जो है वो 10 वर्ष तक। मिनिमम 10 वर्ष तक। प्रश्न 63, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या किस प्रकार ज्ञात की जाती है? तो ये की जाती है कि राज्य की जनसंख्या को विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देकर और उसको 1/1000 से गुना कर देते हैं, तब निकल जाता है। यानी ऑप्शन जो है ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 64, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे? ये किस आर्टिकल में बोला गया है? तो ये बोला गया है आर्टिकल 74 के 1 में बोला गया है। 65 नंबर, हुआ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? हुआ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो ये थे हुइनो फूसो। ये कहाँ? ये वियतनाम में शुरू हुआ था, इसलिए आप लोग नहीं जानते होंगे। फिर प्रश्न नंबर 66, एशिया के मरीज के नाम से किसे जाना जाता है? एशिया के मरीज के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसको चीन को देखिए जाना जाता था, अब नहीं जाना जाता है, परंतु ये प्रश्न लगता है बहुत पहले का, इसीलिए बोल दिया गया। एशिया का मरीज चीन को जाना जाता था, अब जाना नहीं जाता है। फिर 67 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 266 के तहत कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है?
तो कितने प्रकार के? 5 प्रकार के रीट जारी की जा सकती है। 5 प्रकार की रीट जारी की जा सकती है। 68 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो देखिए, लिपि का शाब्दिक अर्थ है लिखावट, बिल्कुल सही है। भारत में लिपि के विकास परंपरा ब्राह्मणी लिपि को प्रस्थान बिंदु माना गया है, बिल्कुल माना गया है। हिंदू, गुजराती, मराठी, बांग्ला भाषा के लिए लिपियों का विकास प्राचीन नगरी लिपि से हुआ है। और कुटिल लिपि का प्रचलन 10वीं शताब्दी से शुरू हुआ। क्या यह सही है? नहीं, यही असत्य है, ये गलत है। प्रश्न नंबर 69, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? ये किसमें बोला गया है? तो अनुच्छेद 350 के क में बोला गया है। प्रश्न नंबर 70, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन कथन, क्या पूछ रहा है यहाँ, सही नहीं है पूछ रहा है। तो कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? क्या पंचायती व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन के युगों में से एक अभिन्न अंग रहा है? बिल्कुल ये सही है। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावित हुआ? नहीं, ये गलत है, ये गलत है। कब प्रभावी हुआ था? तो ये 24 अप्रैल 1993 से प्रभावित हुआ था। बाकी ये सब सही है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी। योजना अवकाश अवधि का संबंध कब है? किस अवधि को योजना अवकाश के नाम से जानते हैं? तो 1966 से लेकर 1969 तक योजना अवकाश की अवधि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस समय कोई पंचवर्षीय योजना नहीं लागू हुई थी, एक साल की योजनाएं लागू हुई थी, इसलिए योजना अवकाश बोला जाता है। प्रश्न नंबर 72 ये बोल रहा है कि भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भारी उद्योग के स्थान पर बल दिया, बिल्कुल सही है, ये सही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा का प्रारंभ किया, ये भी सही है, इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सही है। अंग्रेजों और बर्मा के बीच हुई संधि के परिणाम स्वरूप वर्ष 1826 में अंग्रेजों ने असम को हड़प लिया था। कौन से संधि के तहत? तो ये संधि कौन सी हुई थी? तो यांडाम्बू की संधि हुई थी, यांडाम्बू की संधि हुई थी। प्रश्न नंबर 74, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें पूछ रहा है सही नहीं है। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, ये तो सही है। इसमें एक पूर्णकालीन अध्यक्ष होता है क्या? पूर्णकालीन अध्यक्ष होता है क्या? नहीं, इसमें कोई पूर्णकालीन अध्यक्ष नहीं होता है, क्योंकि इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री, जो पूर्णकालीन नहीं होते। इसका गठन 2015 को हुआ था, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 74 का बी। भाई 75, प्रश्न नंबर 75, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में पड़ता है? अच्छा, गुजरात के किस जिले में पड़ता है? तो ये नवसारी जिले में पड़ता है, गुजरात के नवसारी जिले में पड़ता है। प्रश्न 76 का आंसर हो जाएगा ए। 77 का आंसर हो जाएगा बी। 78 का आंसर हो जाएगा ए। 79 का आंसर हो जाएगा आपको डी। 80 का आंसर हो जाएगा बी। 81 का आंसर हो जाएगा बी। 82 का आंसर हो जाएगा सी। 83 का आंसर हो जाएगा डी। 84 का आंसर हो जाएगा डी। 85 का आंसर हो जाएगा सी। 86 का आंसर हो जाएगा आपको बी। 87 का आंसर हो जाएगा डी। 88 का आंसर हो जाएगा ए। 89 का आंसर हो जाएगा डी। 90 का आंसर हो जाएगा ए।
91 प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? तो उर्वरक क्रांति से संबंधित है, कौन से रंग से संबंधित है? तो ये है भूरी क्रांति, भूरी क्रांति, इसको उर्वरक क्रांति के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 92, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल, केवल सड़क नहीं, सह रेल पुल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको बोगीबिल ब्रिज, बोगीबिल ब्रिज, बोगीबिल ब्रिज, बोगीबिल ब्रिज। प्रश्न नंबर 93, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो वो कौन है? वो है केरल, केरल। सीसी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण, सीसी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। 95 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया? भारत में जो है वो वन नीति 1952 का संशोधन कब किया गया? तो ये किया गया था 1988 में, 1988 में, 1988 में। 96 नंबर प्रश्न, 96 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा सी, 96 प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन दो समूहों के गुणों से मेल खाता है? तो किन दो गुणों से मेल खाता है? तो ये खाता है आपको समूह 1 और समूह 17, समूह 1 और समूह 17, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। 98 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ऊर्जा संग्रहण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है आपको संधारित्र, संधारित्र, केवल 4, इसलिए आंसर हो जाएगा ए, 98 का ए। उस समूह की पहचान कीजिए, 99, उस समूह का पहचान कीजिए जिसमें आने वाले पादपों की शारीरिक संरचना स्पष्ट नहीं होती है। इन पादपों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है और ये पौधे मुख्य रूप से जलीय होते हैं। तो इस समूह को क्या बोलते हैं? तो इस समूह को बोलते हैं हम थैलोफाइटा, 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 थैलोफाइटा। प्रश्न नंबर 100, एक तत्व के समस्थानिक यानी आइसोटोप्स किसमें भिन्न होते हैं? क्या इलेक्ट्रॉन में भिन्न होते हैं, न्यूट्रॉन में भिन्न होते हैं, प्रोटॉन में भिन्न होते हैं, या रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न होते हैं? तो किन में भिन्न होते हैं? तो ये न्यूट्रॉनों की संख्या में भिन्न होते हैं। समस्थानिक जो है ये न्यूट्रॉनों की संख्या में इनकी भिन्न होती है। प्रश्न नंबर 101, मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक है? तो ये किसका है? तो फाइलेरिया, फाइलेरिया। मादा क्यूलेक्स मच्छर काटने से कौन सी रोग होती है? फाइलेरिया। 102, धमनियां छोटी नलियों में विभाजित होती है और ऊतकों तक पहुंचने पर वे डैश नामक अत्यंत पतली नलियों में विभाजित हो जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं आपको कोशिका, कैपिलरीज। इसको कैपिलरी नामक अत्यंत पतली नलियों में विभाजित हो जाती है। 103, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जानते हैं? ब्लड कैंसर को आमतौर पर हम ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं, ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। 104, मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या जो होती है वो होती है 29, 29 होती है। 105, प्रश्न नंबर 105, निम्नलिखित में से किसमें सल्क होता है? किसमें सल्क होता है? तो ये होता है आपको पीसीज और सरीसृप में, पीसीज और सरीसृप में हो जाए वो सल्क होता है। पीसीज मतलब मछली में और सरीसृप में वो जो सल्क होता है वो होता है, इसीलिए आंसर हो जाएगा आपको 2 और 3। 106, प्रश्न नंबर 106 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 107 का आंसर हो जाएगा आपको ए। 108 का आंसर हो जाएगा बी। 109 का आंसर हो जाएगा बी। 110 का आंसर हो जाएगा डी। 111 का आंसर हो जाएगा डी। 112 का आंसर हो जाएगा डी।
113 का आंसर हो जाएगा आपको डी। 114 का आंसर हो जाएगा ए। 115 का आंसर हो जाएगा ए। 116 का आंसर हो जाएगा आपको 116 का आंसर हो जाएगा डी। 117 का आंसर हो जाएगा सी। 118 का आंसर हो जाएगा सी। 119 का आंसर हो जाएगा आपको डी। 120 का आंसर हो जाएगा बी। 121 पूछ रहा है कि वैश्विक तापमान के संबंध में निम्नलिखित कथन कौन दिए गए हैं। अब इसे पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, तो ये दोनों कथन इसका सही है कि वैश्विक तापमान मानव गतिविधियों में मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण पूर्व औद्योगिक काल में देखी गई पृथ्वी की सतह का दीर्घकालिक तापमान है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा अवशोषण करने वाली ग्रीन हाउस गैसों के स्तर को बढ़ाता है। तो ये दोनों सही है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 122 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसके उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है। अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है तो हृदय रोगी के लिए अर्जुन वृक्ष के छाल का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 123 मानव शरीर के पीएच रेंज कितनी होती है। मानव शरीर के पीएच रेंज कितनी होती है, तो ये होती है आपको 7.35 से लेकर 7.45 तक। 7.35 से लेकर 7.45 तक। 124 विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए हम विद्युत मोटर का प्रयोग करते हैं। विद्युत मोटर का प्रयोग करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 युक्त तत्व को आप किस समूह में पाते हैं, तो हम इसको किस समूह में पाते हैं, तो इसको हम समूह 18 में पाते हैं। 126 वर्ष 2014 में भारत की आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया था, तो ये पोलियो से मुक्त किया गया था। 2014 में भारत पोलियो मुक्त बन चुका है। 127 प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की गति की दिशा डैश होती है, यानी क्या होती है, तो ये होती है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। 128 निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है, तो ये आपको इंसुलिन जो है ये पशु हार्मोन है। 129 बोलता है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव होगी। कौन सी तकनीक के बारे में बात कर रहा है, तो ये डीएनए अंगुली मुद्रक जो होता है ना, फिंगरप्रिंट, डीएनए फिंगरप्रिंट, उसी के बारे में बात कर रहा है। 130 प्रश्न नंबर 130 जीमेल में जब आप कोई मेल प्राप्त करते हैं और उसी मेल के जवाब में और केवल मूल प्रेषक को मेल भेजना चाहते हैं, तो आप किसका उपयोग करते हैं, तो आप सिर्फ रिप्लाई का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 131 का आपका आंसर हो जाएगा बी। क्विनैन का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो ये मलेरिया के इलाज के लिए। फिर क्रोसिन का प्रयोग किसके लिए, तो ज्वार यानी फीवर के लिए। फिर आपको एविल का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो एविल की एलर्जी के लिए एविल का प्रयोग करते हैं। और कंपोज किसके लिए, नींद के लिए। प्रश्न नंबर 132 पूछ रहा है कि जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित तापमान क्या होता है, तो उसके नीचे तापमान कम नहीं हो सकता है, तो कौन है, वो है -273.15 डिग्री सेल्सियस। इससे कम न्यूनतम ताप नहीं हो सकता है। बाइनरी संख्या में 111 निरूपित करती है, किसको निरूपित करती है, तो ये
ये 7 को निरूपित करती है। बाइनरी ये 7 को निरूपित करती है। 134 बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण के में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इसका केवलर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? केवलर का प्रयोग किया जाता है। ये बहुलक है केवलर। 135 कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? इसमें पूछ रहा है कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? क्या रेडियो तरंग? बिल्कुल विद्युत चुंबकीय तरंग है। और रक्त परावैंगनी है, जबकि ध्वनि जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ध्वनि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। 136 का आंसर हो जाएगा सी। 137 का आंसर हो जाएगा डी। 138 का आंसर हो जाएगा सी। 139 का आंसर हो जाएगा बी। 140 का आंसर हो जाएगा ए। 141 का आंसर हो जाएगा ए। 142 का आंसर हो जाएगा आपको ए। 143 का सी। 144 का हो जाएगा आपका आंसर डी। 145 का आंसर हो जाएगा ए। 146 का आंसर हो जाएगा आपको बी। 147 का आंसर हो जाएगा डी। 148 का आंसर हो जाएगा आपको डी। 149 का डी और 150 का सी। तो ये दोस्तों ये रहा हमारा टेस्ट सीरीज 4 का डिस्कशन। तो बस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।